जरा कल्पना कीजिए, 1100 किलो शुद्ध सोना। बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, और उस सोनी के बीचों बीच जड़ा हुआ दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा, कोहिनूर। बिल्कुल। अब सुनने वालों को लग सकता है कि ये किसी खजाने या बड़ी तिजोरी का वर्णन है, लेकिन नहीं, ये महज एक बैठने की कुर्सी, मतलब एक सिंहासन का वर्णन है। शारजहां का तख्ते ताऊस है ना? बिल्कुल सही। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां सत्ता, संपत्ति और कूटनीति का ऐसा खेल खेला गया जिसकी गूंज आज भी हमारी व्यवस्थाओं में सुनाई देती है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा आज का विषय है मुगल साम्राज्य भाग 2। ये पूरी चर्चा परमार एसएससी के जो बेहद विस्तृत नोट्स हैं ना जी, उन पर आधारित है। हाँ, और वो नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझाते हैं। एकदम। इसमें हम मुख्य रूप से अकबर, जहांगीर और मुगल वास्तुकला के जो स्वर्णयुग की परतें हैं वो खोलेंगे। और हमारा मिशन यहाँ केवल तारीखें रटना बिल्कुल नहीं है। सही कहा, तारीखें तो किताबों में मिल ही जाती हैं। वही तो, हमें ये समझना है कि इन शासकों ने इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को कैसे चलाया, कैसे उन्होंने सदियों तक टिकने वाले सिस्टम बनाए। और ये ज्ञान आज के दौर में बड़ी संस्थागत संरचनाओं को समझने के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास को अगर हम सिर्फ राजाओं और युद्धों की एक सूची मानकर पढ़ेंगे ना, तो हम उसका असली सार गवा देंगे। एकदम सही बात है। जब हम इन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो असली कहानी ये सामने आती है कि कैसे एक छोटे से राज्य से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई। हाँ, और कैसे उस नींव को वैचारिक और प्रशासनिक ईंटों से मजबूत किया गया, और अंततः कैसे वास्तुकला के जरिए दुनिया के सामने उस असीम शक्ति का प्रदर्शन किया गया। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक 13 साल के लड़के से, अकबर। हाँ, हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य देखा जाए तो बस एक धागे से लटक रहा था। पंजाब के कलानौर में जब अकबर की ताजपोशी हुई तब वो महज एक बच्चा था। जी, और ऐसे में बैरम खान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल। बैरम खान के संरक्षण में इस लड़के ने कमान तो संभाली, लेकिन गद्दी पर बैठते ही 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध सामने आ खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ी चुनौती। और सामने कौन थे? सामने थे हेमू, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी और जो आदिल शाह के सबसे योग्य और अजय सेनापति माने जाते थे। पानीपत का वो युद्ध इतिहास के उन चुनिंदा क्षणों में से एक है जहां नियति ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। बिल्कुल। बैरम खां के कूटनीतिक और सैन्य नेतृत्व में मुगलों ने हेमू को हरा दिया, और हेमू की हार में अकबर के लिए दिल्ली और आगरा पर कब्जा एकदम पक्का कर दिया। लेकिन एक दिन के युद्ध से तो साम्राज्य नहीं बनते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ समझने वाली बात यही है। उसके बाद 1573 में गुजरात विजय हुई, जिसके जश्न में फतेहपुर सीकरी का विशाल बुलंद दरवाजा खड़ा किया गया, और फिर 1576 में हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध। हल्दी घाटी, जहां मुगलों की विशाल सेना जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह कर रहे थे और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। जी, हमारे पास जो नोट्स में जानकारी है वो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। तमाम सैन्य दबावों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। बताइए। युद्ध जीतना या लड़ना एक बात है, पर जीते हुए इतने बड़े भूभाग पर रोजमर्रा का शासन कैसे किया जाए? और यहीं पर एक ऐसा सिस्टम सामने आता है जिसे मनसबदारी प्रथा कहते हैं। हम अकबर का मास्टर स्ट्रोक। हाँ, अगर हम आज की दुनिया के नजरिए से देखें ना, तो ये मुझे किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी ये प्रशासनिक सोच थी। अच्छा। जी, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ही है पद या रैंक। मनसबदारी प्रथा के जरिए अकबर ने पूरी सैन्य और नागरिक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरो दिया था। हाँ, और नोट्स में इसके दो बहुत दिलचस्प हिस्से बताए गए हैं, जात और सवार। जी, जात और सवार। अगर हम उसी कॉर्पोरेट एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो जात आपकी व्यक्तिगत रैंक या आपकी बेस सैलरी है, जिससे दरबार में आपका रुतबा तय होता है कि आप कहाँ बैठेंगे। और सवार ये तय करता है कि आपको अपनी टीम में कितने घुड़सवार मेंटेन करने हैं। बिल्कुल सही। मतलब एक व्यक्ति का ओहदा अलग है और उसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी का आकार अलग। नोट्स के मुताबिक राजा मानसिंह का मनसब 7000 था।
जो उस वक्त किसी भी गैर राजसी व्यक्ति के लिए सबसे ऊंचा पद था। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी मनसबदारी प्रणाली में एक और मास्टर स्ट्रोक था जो इसे किसी भी पुरानी सामंती व्यवस्था से अलग करता है। वो क्या? ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। मतलब पिता के मरने के बाद बेटे को वो पद अपने आप नहीं मिलेगा? एकदम सही। पिता की मृत्यु के बाद उसका मनसब, उसकी जागीर, उसका सारा जमा किया हुआ धन सीधे वापस साम्राज्य के खजाने में चला जाता था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बेटे को अपनी योग्यता के आधार पर शून्य से शुरुआत करनी होती थी। अब सोचिए इसका परिणाम क्या हुआ। क्या हुआ? इससे अकबर ने ये पक्का कर दिया कि कोई भी अधिकारी या सामंत इतना शक्तिशाली या अमीर न हो जाए कि वो अगली पीढ़ी में सम्राट के ही खिलाफ विद्रोह कर दे। सत्ता हमेशा केंद्र यानी सम्राट के हाथ में ही केंद्रित रही। ये तो सत्ता को बनाए रखने का एक बहुत ही अचूक तरीका था। लेकिन इतनी बड़ी सेना और इतने सारे मनसबदारों को नकद या जागीर के रूप में वेतन देने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत थी। पैसा? हाँ, पैसा। और पैसा आता है राजस्व या टैक्स से। यहां पर राजा टोडरमल की एंट्री होती है, जो अकबर के वित्त मंत्री यानी दीवान थे। जी, टोडरमल का योगदान बहुत अहम है। उन्होंने दहसाला या जख्ती प्रणाली की शुरुआत की। इसमें जमीन को उसकी उपजाऊ क्षमता के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया था। पोलज, परौती, चाचर और बंजर। बिल्कुल। पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी। परौती, जिसे 1-2 साल खाली छोड़ना पड़ता था। चाचर, 3-4 साल खाली। और बंजर, 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए खाली। अब मुझे एक बात बताइए, उस जमाने में जमीन को इतने सालों तक खाली छोड़ने का ये जो वर्गीकरण था, क्या ये सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने का एक गणितीय तरीका था या इसके पीछे कुछ और विज्ञान था? हाँ, ये केवल टैक्स की गणना नहीं थी। ये कृषि विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक बहुत गहरा तालमेल था। दहसाला का मतलब ही है 10 साल। अच्छा। टोडरमल ने पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और कीमतों का हिसाब लगाया, जो कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के अपने आप में एक प्रशासनिक चमत्कार था। वाकई? जमीन को खाली छोड़ना उर्वरता वापस पाने का एक प्राकृतिक तरीका है। प्रशासन ने ये समझा कि अगर हम बंजर या चाचर जमीन पर भी पोलज जितना टैक्स लगा देंगे तो किसान खेती करना ही छोड़ देगा। जाहिर सी बात है। इसीलिए जमीन की ताकत के हिसाब से टैक्स तय किया गया। इससे हुआ ये कि किसानों को बंजर जमीन पर खेती शुरू करने का प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उस पर कर बहुत कम था। और अंततः मुगलों का खजाना एक बहुत ही स्थिर तरीके से बढ़ता चला गया। क्या बात है। लेकिन एक स्थिर खजाना और एक विशाल सेना किसी भी साम्राज्य को पीढ़ियों तक जोड़े रखने के लिए काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सिस्टम सिर्फ कागजों और सिक्कों से नहीं चलता। अकबर को यह बात समझ आ गई थी कि इतनी विविधता वाले देश में, जहां कदम कदम पर अलग धर्म, अलग भाषाएं और अलग संस्कृतियां हैं, वहां एक वैचारिक गोंद की जरूरत है। सही कहा। राजपूतों के साथ उनके संबंध, जैसे राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से उनका विवाह, इसी कूटनीति का एक हिस्सा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। आप सेना के दम पर जमीन का एक टुकड़ा जीत सकते हैं, लेकिन लोगों पर राज करने के लिए आपको उनके विश्वास को जीतना होता है। बिल्कुल। अकबर ने एक नई नीति अपनाई, जिसे सुलह एक कुल कहा गया, यानी सार्वभौमिक शांति। इसी दिशा में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां धार्मिक चर्चाएं होती थी। जी, शुरुआत में केवल इस्लामिक विद्वान आते थे, लेकिन बाद में हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों के लिए भी इसके दरवाजे खोल दिए गए। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसी इबादत खाने की चर्चाओं और वैचारिक मंथन से 1581 में एक नया विचार पैदा हुआ, दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही। जो नोट्स हम देख रहे हैं उसके मुताबिक ये इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई और पारसी धर्म का एक मिश्रण था। जी। अबुल फजल ने तो इस प्रयास के लिए अकबर को इंसाने कामिल, मतलब परफेक्ट मैन तक घोषित कर दिया था। हाँ, बिल्कुल किया था। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इसे अपनाया, और जैसे ही अकबर की आंखें बंद हुईं, ये पूरा का पूरा धर्म ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इतने असीम शक्तिशाली सम्राट द्वारा बनाया गया एक धर्म जमीनी स्तर पर इतना विफल कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब सत्ता की सीमाओं में छिपा है। अच्छा। देखिए, आप कानून बना सकते हैं, आप टैक्स तय कर सकते हैं, लेकिन आप इंसानी आस्था को आदेश देकर नहीं बदल सकते। ये तो है। दीन-ए-इलाही वास्तव में कोई जन आंदोलन नहीं था।
और ना ही इसमें कोई पुरोहित वर्ग या धार्मिक ग्रंथ था। ये मूल रूप से दरबार के कुछ वफादार लोगों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता थी। मतलब ये आम जनता के लिए था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। कोई भी वैचारिक या धार्मिक प्रयास तब तक जीवित नहीं रहता जब तक आम जनता उसे दिल से ना अपना ले। ये एक बौद्धिक प्रयोग था जो सम्राट के करिश्मे पर टिका था, इसलिए सम्राट के जाते ही वो प्रयोग भी खत्म हो गया। ये बहुत तर्कसंगत लगता है और शायद यही वजह थी कि अकबर ने अपनी प्रजा को उनके धर्म को गहराई से समझने के लिए मकतब खाना या अनुवाद विभाग की स्थापना की। जी, अनुवाद विभाग का रोल बहुत बड़ा था। वो सिर्फ ऊपर से शासन नहीं करना चाहते थे, वो समझना चाहते थे कि इस देश की रगों में कौन से महाकाव्य दौड़ते हैं। बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। फैजी और बदायूनी ने मिलकर जब महाभारत का फारसी में अनुवाद किया तो उसे नाम दिया रज़्मनामा, यानी युद्ध की पुस्तक। जी, सिर्फ साहित्य ही नहीं, विज्ञान को भी अहमियत दी गई। जैसे फैजी ने गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती का अनुवाद किया। और ये अनुवाद सिर्फ साहित्यिक शौक नहीं थे। तो क्या थे? ये एक बहुत गहरी रणनीतिक चाल थी। जब आप एक ऐसी बहुसंख्यक आबादी पर शासन कर रहे हों जिसकी भाषा और संस्कृति आपसे अलग है, तो उनके मूल ग्रंथों को समझना प्रशासन की पहली जरूरत होती है। समझ रहा हूँ। इससे दरबारियों को ये समझने में मदद मिली कि भारतीय समाज का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। और इस पूरे बौद्धिक तंत्र को चलाने वाले थे अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न। हाँ, हम अक्सर बचपन में बीरबल के किस्से सुनते हैं, जिनका असली नाम महेश दास था। जी, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। हाँ, तानसेन, जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, वो रीवा घराने से आते थे। नोट्स में विशेष रूप से बताया गया है कि वो ध्रुपद गायन और रुद्रा वीणा बजाने में कितने माहिर थे। बिल्कुल। इसके अलावा अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह जैसे लोग इन नवरत्नों में शामिल थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नवरत्न केवल दरबार की शोभा बढ़ाने वाले शो पीस नहीं थे। तो उनका असली काम क्या था? ये लोग अकबर के सबसे बड़े प्रशासनिक और रणनीतिक हथियार थे। एक अच्छे प्रशासक की पहचान यह नहीं होती कि वो सब कुछ जानता हो, बल्कि ये होती है कि वो सबसे बेहतरीन टैलेंट को पहचान कर उसे सही जगह पर नियुक्त करना जानता हो। बहुत सही बात कही आपने। चलिए, तो अब हमारे पास एक ऐसा साम्राज्य है जो सैन्य रूप से अजेय है, जिसका राजस्व सिस्टम ऑटो पायलट पर चल रहा है और जिसका वैचारिक ढांचा बन चुका है। जी। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र सलीम, जिन्हें दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। जहांगीर का दौर। अब जब खजाना भरा हुआ हो और रोजमर्रा के प्रशासन का सिस्टम सेट हो, तो जाहिर है सम्राट का ध्यान कहीं और जाएगा। और जहांगीर का पूरा शासनकाल हमें कला, न्याय के दर्शन और महल के भीतर की भयंकर राजनीति की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल। जहांगीर का काल एक बदलाव का दौर था। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही जो सबसे पहला बड़ा काम किया वो था आगरा के किले में जंजीरे अदल यानी न्याय की जंजीर लगवाना। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एक सोने की जंजीर जिसमें घंटियां लगी थी। जी। विचार ये था कि कोई भी आम इंसान किसी भी वक्त इस जंजीर को खींचकर सीधे सम्राट से न्याय की गुहार लगा सकता है। ये जनता के बीच प्रशासन को सुलभ दिखाने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ वो न्याय की जंजीर लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी काल में एक बहुत ही क्रूर घटना भी होती है। आप सिखों के 5वें गुरु की बात कर रहे हैं? जी। घोह अर्जन देव जी को मृत्यु दंड दिया जाता है और इसका कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो को शरण और आशीर्वाद दिया था। तो एक तरफ आम आदमी के लिए जंजीर और दूसरी तरफ सत्ता को चुनौती देने वालों के लिए सीधा मृत्युदंड। देखिए, राजनीति में न्याय की परिभाषाएं अक्सर सत्ता के इर्द गिर्द घूमती हैं। यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि मुगल साम्राज्य अपनी सत्ता के खिलाफ किसी भी तरह की चुनौती को कितनी निर्ममता से कुचलता था, चाहे वो उनका अपना बेटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। जहांगीर का शासनकाल लगातार ऐसे विद्रोहों से घिरा रहा। राजकुमार खुसरो ने विद्रोह किया, बाद में उनके दूसरे बेटे शाहजहां ने बगावत की, यहाँ तक कि उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति महाबत खां ने भी विद्रोह कर दिया था। बाप रे।
और इन्हीं सब राजनीतिक उथल-पुथल और जहांगीर के कला और साहित्य में व्यस्त होने के बीच महल में एक ऐसी शख्सियत का उदय होता है जिसने सत्ता के सारे समीकरण बदल दिए। नूरजहां। हाँ, नूरजहां, मेहर-उन-निसा, जिनसे जहांगीर ने 1611 में विवाह किया और उन्हें नूरजहां का खिताब दिया। हमारे पास नोट्स में जो जानकारी है वो चौंकाने वाली है। जी बताइए। उन्हें बादशाह बेगम का दर्जा मिला और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनके नाम पर चांदी के सिक्के तक जारी किए गए। 17वीं सदी में एक रानी के नाम पर सिक्के ढालना ये कितनी बड़ी बात थी। ये असाधारण था। उस दौर में सिक्के जारी करना संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक होता था। जब जहांगीर का ध्यान शराब, चित्रकला और साहित्य की ओर ज्यादा जाने लगा तो सत्ता के केंद्र में एक खालीपन या वैक्यूम आ गया। नूरजहां न केवल बेहद महत्वाकांक्षी थीं बल्कि अत्यधिक सक्षम भी थीं। तो उन्होंने उस वैक्यूम को भर दिया। बिल्कुल, उन्होंने उस खालीपन को पूरी तरह से भर दिया। और एक समय ऐसा था जब साम्राज्य के सभी बड़े फैसले उन्हीं के आदेश से होते थे। लेकिन इसी जहांगीर के काल में जब दरबार अंदरूनी राजनीति में उलझा था, एक घटना ऐसी घट रही थी जो आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदलने वाली थी। अंग्रेजों का आना। हाँ, पश्चिम से विदेशी यात्रियों और व्यापारियों का भारत आना शुरू हुआ। 1608 में विलियम हॉकिंस है, जिन्हें जहांगीर ने खुश होकर 400 का मनसब भी दे दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और बहुत मिन्नतों के बाद उन्हें सूरत में एक बंदरगाह और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है, जो कि एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं ना तो ये ऐसा है जैसे आपने किसी छोटे से टेक स्टार्टअप को अपने सर्वर रूम में एक छोटी सी जगह दे दी हो, ये जाने बिना कि कुछ दशकों बाद वे आपकी पूरी $1 ट्रिलियन कंपनी का ही हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेंगे। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा पैदा कर रहा था। मतलब वो बहुत अमीर थे। बहुत ज्यादा। उनके नजरिए से सूरत में एक छोटी सी व्यापारिक चौकी बनाने की इजाजत देना कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं था। उन्हें लगा कि ये महज कुछ व्यापारी हैं जो समुद्र के रास्ते व्यापार करेंगे। लेकिन मुगलों ने उस समय पश्चिम की तेजी से बढ़ती नौसैनिक ताकत और उनके विस्तारवादी सोच का अंदाजा नहीं लगाया। कूटनीति में अदूरदर्शिता कैसे सदियों का इतिहास बदल सकती है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वाकई। खैर, विदेशी यात्रियों की बात करें तो उसी दौर में फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर, जौहरी टैवर्नियर और पीटर मुंडी जैसे लोग भी आए। पीटर मुंडी ने तो जहांगीर के काल में पड़े एक भयंकर अकाल का बहुत ही दर्दनाक वर्णन भी किया है। जी, उनकी यात्रा वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं उस दौर में जिसे मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां का काल। द बिल्डर किंग। बिल्कुल। और वास्तुकला की जो एक बेहद बारीक कला जहांगीर के समय में शुरू हुई थी, वो शाहजहां के समय में अपने चरम पर पहुंच गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिएट्रा ड्यूरा कला की। पिएट्रा ड्यूरा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसकी शुरुआत जहांगीर के काल में ही हो गई थी, जब नूरजहां ने आगरा में अपने पिता की याद में इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। पिएट्रा ड्यूरा कोई आम नक्काशी नहीं है। अच्छा। इसमें सफेद संगमरमर को तराश कर उसके अंदर नीलम, पुखराज और जेड जैसे बेहद कीमती और रंग बिरंगे पत्थरों को इस तरह से जड़ा जाता है कि वे बिल्कुल एक पेंटिंग जैसे दिखें। बाप रे। यह एक बहुत ही बारीक, समय लेने वाला और बेहद खर्चीला काम था। और हम इसी पिएट्रा ड्यूरा का सबसे भव्य और विशाल रूप हमें उस इमारत में देखने को मिलता है जो आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, ताजमहल। बिल्कुल। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 के बीच इसका निर्माण करवाया। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। जी। लेकिन शाहजहां यहीं नहीं रुके। मतलब उन्होंने वो जो कहते हैं ना, गो बिग और गो होम वाले सिद्धांत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। एकदम। जरा मयूर सिंहासन के बारे में सोचिए। 1100 किलो सोना और उसमें लगा कोहिनूर हीरा, जिसे बाद में 1739 में नादिर शाह लूटकर ले गया। इसके अलावा आगरा फोर्ट का मुसम्मन बुर्ज, जहां शाहजहां ने अपने आखिरी दिन एक कैदी के रूप में बिताए, और शीश महल। अगर हम यहाँ थोड़ा रुककर सोचें तो इन इमारतों और इस अथाह खर्च का असली मतलब क्या था? आप ही बताइए। जब कोई शासक 1100 किलो सोने की कुर्सी पर बैठता है तो वो केवल अपनी विलासिता नहीं दिखा रहा होता,
वास्तुकला हमेशा शक्ति का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर विज्ञापन होती है। विज्ञापन? जी। शाहजहां दुनिया को और अपने ही मनसबदारों को ये संदेश दे रहा था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर और अमीर कोई नहीं है। ये तो एक शक्ति प्रदर्शन था। अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी पुस्तक बादशाह नामा में इस स्वर्ण युग का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना अकबर के काल की वास्तुकला से करें तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वो कैसे? अकबर ने आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए। इन सब में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। रेड सैंडस्टोन? हाँ, उनमें एक तरह की मजबूती, सादगी और व्यवहारिकता थी। वे इमारतें किले जैसी लगती थीं। लेकिन शाहजहां तक आते आते वो जगह सफेद संगमरमर, पिएट्रा ड्यूरा और कीमती पत्थरों ने ले ली। ये बदलाव दरअसल साम्राज्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। अच्छा, कैसे? अकबर एक साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। हाँ। उसे हर रोज लड़ना था, इसलिए उसकी इमारतें रक्षात्मक और मजबूत थीं। शाहजहां को एक बना बनाया, सुरक्षित और असीमित धन वाला साम्राज्य विरासत में मिला था। तो उसने सब कुछ विलासिता पर खर्च किया। इसलिए उसकी वास्तुकला विलासिता और सौंदर्य की ओर मुड़ गई। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई साम्राज्य कला और वास्तुकला के इस चरम बिंदु पर पहुंचता है तो अक्सर वहीं से उसके आर्थिक पतन की शुरुआत भी होती है। क्योंकि खजाने पर बहुत दबाव पड़ता है। बिल्कुल, खजाने पर ऐसा बोझ पड़ना शुरू होता है जिसे कोई भी दहसाला सिस्टम नहीं संभाल सकता। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये एक बेहद शानदार यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे 13 साल के एक लड़के ने पानीपत के मैदान से शुरुआत की और मनसबदारी और दहसाला जैसे सिस्टम बनाए। जी। फिर हमने जहांगीर के काल में सत्ता के समीकरण बदलते देखे, जहां नूरजहां जैसी प्रभावशाली महिला का उदय हुआ और न्याय की जंजीर के साथ विद्रोहों का दौर चला। और अंततः शाहजहां के काल में हमने ताजमहल और मयूर सिंहासन के रूप में उस आर्थिक ताकत का चरम प्रदर्शन देखा। आज के दौर में अगर हम देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि मजबूत प्रणालियां हमेशा व्यक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल सही। अकबर के बनाए गए उस बुनियादी ढांचे में ही वो दम था जिसने जहांगीर और शाहजहां के विलासितापूर्ण दौर का आर्थिक बोझ दशकों तक सहा। और एक बात और, सुनने वालों के लिए, छोटी सी लगने वाली घटनाएं कैसे भविष्य तय करती हैं। तो अंत में एक नया विचार जो हमें इस विस्तृत विश्लेषण से लेकर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर 1615 में सर थॉमस रो को सूरत में वो फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं मिली होती, अगर जहांगीर ने उस टेक स्टार्टअप को अपने सर्वर रूम में घुसने से मना कर दिया होता तो क्या होता? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत में जड़ें जमा पाती? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और हमारी नियति आज कुछ और होती? अक्सर इतिहास के सबसे बड़े बदलाव किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दरबार में लिए गए ऐसे ही छोटे अदूरदर्शी फैसलों से तय होते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अध्ययन करते रहिए और इतिहास के पन्नों में छुपे ऐसे ही अनकहे सवालों पर विचार करते रहिए।